दोस्तों, यूरोप की एक ऐसी पॉलिसी के खिलाफ अब ब्रिक्स देश खुलकर सामने आ गए हैं जिसका सीधा असर भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट पर पड़ सकता है। बात हो रही है यूरोपीय यूनियन यानी ईयू की CBAM पॉलिसी की। ब्रिक्स की दिल्ली में हुई 12वीं एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर मीटिंग में पहली बार इस पॉलिसी का सीधे तौर पर विरोध किया गया। ब्रिक्स देशों ने कहा है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बड़ा ट्रेड बैरियर बन सकता है। इतना ही नहीं, जॉइंट स्टेटमेंट में यूनिलैटरल, डिस्क्रिमिनेटरी और प्रोटेक्शनिस्ट मेजर का विरोध किया गया है और कहा गया है कि ऐसे कदम इंटरनेशनल लॉ के अनुरूप होने चाहिए। अब आसान भाषा में समझिए कि ईयू की CBAM पॉलिसी आखिर है क्या। CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपीय यूनियन की एक पॉलिसी है। इसका मकसद उन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर कार्बन कॉस्ट लगाना है जिन्हें बनाने में ज्यादा कार्बन एमिशन होती है। शुरुआत में इसका असर आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन जैसे सेक्टर पर पड़ रहा है। ईयू का कहना है कि इससे यूरोपीय कंपनीज और बाहर से आने वाले कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट के बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में मदद मिलेगी और कंपनी सिर्फ कम एनवायरमेंटल रूल्स वाले देशों में प्रोडक्शन शिफ्ट करके कार्बन एमिशन को बाहर नहीं भेज पाएंगे। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज की चिंता अलग है। भारत जैसे देशों का कहना है कि अगर उनके प्रोडक्ट पर यूरोपीय मार्केट में एडिशनल कार्बन कॉस्ट लगती है तो इससे एक्सपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज की कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित हो सकती है। ब्रिक्स ने इसी कंसर्न को अपनी जॉइंट स्टेटमेंट में उठाया है, यानी क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए रूल्स बनाना जरूरी है। लेकिन ब्रिक्स देशों का कहना है कि इन रूल्स का इस्तेमाल ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे डेवलपिंग कंट्रीज के ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ पर अनफेयर प्रेशर पड़े। भारत की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सिर्फ CBAM ही मुद्दा नहीं था। ब्रिक्स देशों ने पहली बार सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वीक मनाने पर सहमति जताई है जो नवंबर 2026 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा ब्रिक्स ग्रीन कॉन्क्लेव को भी सपोर्ट किया गया है जिसका उद्देश्य सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन को प्रमोट करना है। ब्रिक्स देशों ने सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के क्षेत्र में रिसर्च, इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग के लिए एक वॉलंटरी नेटवर्क बनाने पर भी सहमति जताई है। जॉइंट स्टेटमेंट में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट, डिजास्टर रेजिलेंस, सर्कुलर इकोनॉमी और ट्रेडिशनल नॉलेज के जरिए क्लाइमेट अडेप्शन जैसे मुद्दों को भी प्रायोरिटी दी गई है। COP30 के बाद जारी इस पहले ब्रिक्स एनवायरमेंटल स्टेटमेंट में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी और बेलम एडप्शन इंडिकेटर जैसे इनिशिएटिव का स्वागत किया गया है। साथ ही डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग नेशन को ग्रांट बेस्ड और कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट देने की मांग भी की गई है। कुल मिलाकर दिल्ली की इस मीटिंग में ब्रिक्स देशों ने एक साफ मैसेज दिया है, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई जरूरी है लेकिन इसके नाम पर डेवलपिंग कंट्रीज के एक्सपोर्ट पर ऐसे रूल्स नहीं लगाए जाने चाहिए जो उनके लिए अनफेयर ट्रेड बैरियर बन जाए। और ईयू की CBAM पॉलिसी पर ब्रिक्स का ये खुला विरोध आने वाले समय में क्लाइमेट पॉलिसी और ग्लोबल ट्रेड के बीच एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। दूसरी तरफ अभी अगर भारत को दुनिया के किसी दूसरे देश से तेल, मशीनरी या कोई दूसरी चीज खरीदनी होती है तो कई बार पेमेंट के लिए डॉलर का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी भारत को डॉलर की जरूरत होती है। डॉलर की डिमांड बढ़ती है और इसका असर रुपया पर भी पड़ सकता है। लेकिन अब भारत ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है जिससे देशों के बीच होने वाले ट्रेड में डॉलर की जरूरत काफी कम की जा सके। इसे आप ब्रिक्स का एक नया डिजिटल पेमेंट ब्रिज समझ सकते हैं। भारत की तरफ से जिस आइडिया की बात की जा रही है उसका मकसद ब्रिक्स देशों के अलग अलग डिजिटल पेमेंट सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं है कोई नई ब्रिक्स करेंसी शुरू की जाएगी, बल्कि आइडिया ये है कि भारत, रूस, चीन, ब्राजील जैसे देशों को अपनी अपनी करेंसी बनी रहे लेकिन उनके पेमेंट सिस्टम एक दूसरे से जुड़ जाए। इसे एक आसान एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए भारत की एक कंपनी रूस से 10 करोड़ रुपए के तेल खरीदती है। आज की व्यवस्था में पेमेंट के लिए कई मामलों में डॉलर और इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर नया सिस्टम काम करता है तो भारतीय कंपनी अपने रुपए में पेमेंट कर सकती है और उसी कंपनी को वही पेमेंट रूबल में मिल सकती है। यानी भारत की कंपनी के पास रुपया रहेगा, रूस की कंपनी के पास रूबल रहेगा, लेकिन दोनों के बीच पेमेंट का रास्ता एक डिजिटल नेटवर्क के जरिए जुड़ जाएगा। यही इस पूरे आइडिया की सबसे खास बात है। अब सवाल आता है कि आखिर डॉलर को बीच से हटाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की भूमिका बहुत बड़ी है। अलग अलग देशों की करेंसीज और बैंकिंग सिस्टम सीधे आपस में कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए डॉलर कई बार एक कॉमन ब्रिज करेंसी की तरह काम करता है। जब दो देशों के बीच पेमेंट होता है तो करेंसी कन्वर्जन, बैंकिंग चार्जेस और इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम की वजह से कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ सकते हैं।
भारत के लिए इसका बड़ा कनेक्शन क्रूड ऑयल से है। भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। जब दुनिया में ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ सकती है। इससे रुपया पर प्रेशर पड़ सकता है। अब अगर भारत रशिया जैसे ब्रिक्स देशों के साथ ज्यादा ट्रेड लोकल करेंसी में कर पाए तो हर ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर खरीदने की जरूरत कम हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर पर डिपेंडेंस कम करने का रास्ता जरूर बन सकता है। इसका फायदा सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि रशिया और चाइना जैसे देशों को भी हो सकता है। रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शन के कारण ट्रेडिशनल इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कई मामलों में मुश्किल हुआ है। ऐसे में रशिया के लिए अल्टरनेटिव पेमेंट चैनल्स काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। दूसरी तरफ चाइना भी इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस कम करने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्रिक्स देशों के पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ते हैं तो इन देशों के बीच ट्रेड के लिए एक अल्टरनेटिव पेमेंट नेटवर्क तैयार हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी जरूरी है, ये कोई नई ब्रिक्स करेंसी बनाने की योजना नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि कल से भारत में एक नई ब्रिक्स करेंसी आ जाएगी और रुपया या डॉलर खत्म हो जाएगा। आइडिया इससे काफी अलग है। मान लीजिए आपके पास रुपया है और दूसरे व्यक्ति के पास रूबल है। आपको अपने रुपया को पहले डॉलर में बदलने की जरूरत ना पड़े और दूसरे व्यक्ति को भी अपनी करेंसी बदलने की जरूरत ना पड़े। एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम दोनों के बीच पेमेंट को कनेक्ट कर दे। आप रुपया में पैसा भेजें और सामने वाले को रूबल में पैसा मिल जाए। इसी तरह की टेक्नोलॉजी को मल्टी सीबीडीसी ब्रिज के आइडिया से जोड़ा जा रहा है। सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। आसान भाषा में कहे तो सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी। इसे यूपीआई के एग्जांपल से समझ सकते हैं। आज भारत में यूपीआई ने अलग अलग बैंक्स और पेमेंट सर्विसेज को एक नेटवर्क में जोड़ दिया है। इसी तरह अलग अलग देशों के डिजिटल पेमेंट सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाए तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ज्यादा फास्ट और आसान हो सकता है। इससे पेमेंट के बीच आने वाले कई इंटरमीडियरीज को कम किया जा सकता है। ट्रांजैक्शन का टाइम कम हो सकता है और पेमेंट की कॉस्ट भी कम करने की कोशिश की जा सकती है। अगर ऐसा सिस्टम बड़े लेवल पर सफल होता है तो इसका फायदा सिर्फ बड़ी ऑयल कंपनीज या मल्टीनेशनल कंपनीज को ही नहीं मिलेगा। एक्सपोर्टर्स, इम्पोर्टर्स, मशीनरी कारोबार, एमएसएमईज और दूसरे छोटे बड़े बिजनेसेस भी इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी इसे ऐसी व्यवस्था नहीं समझना चाहिए जो पूरी तरह लागू हो चुकी है। फिलहाल ये भारत की तरफ से रखा गया प्रपोजल है। इसे लागू करने के लिए ब्रिक्स देशों की सहमति, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग कोऑर्डिनेशन और कई फाइनेंशियल रूल्स की जरूरत होगी। इसके अलावा सबसे बड़ी चैलेंजेस ये होगी कि अलग अलग देशों के पेमेंट सिस्टम को सुरक्षित तरीके से कैसे कनेक्ट किया जाए, करेंसी एक्सचेंज रेट कैसे तय होगा, ट्रांजैक्शन की सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी और अगर किसी पेमेंट में डिस्प्यूट हो जाए तो उसे कौन हैंडल करेगा। इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। फिर भी भारत का ये प्रपोजल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ पेमेंट को आसान बनाने की कोशिश नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा इकोनॉमिक आइडिया है। इंटरनेशनल ट्रेड में किसी एक करेंसी और एक फाइनेंशियल सिस्टम पर डिपेंडेंस को कम करना। अगर ब्रिक्स देश इस तरह का पेमेंट नेटवर्क तैयार करने में सफल होते हैं तो आने वाले समय में भारत रशिया, भारत चाइना और दूसरे ब्रिक्स देशों के बीच लोकल करेंसी में ट्रेड करना ज्यादा आसान हो सकता है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर अचानक खत्म हो जाएगा। डॉलर अभी भी दुनिया की सबसे इंपोर्टेंट करेंसीज में से एक है और ग्लोबल ट्रेड में उसकी भूमिका बहुत बड़ी है। लेकिन अगर ब्रिक्स का ये पेमेंट ब्रिज सफल होता है तो इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर के पास मौजूद एक बड़ी एडवांटेज जरूर कम हो सकती है और यही इस पूरे प्लान की असली कहानी है। भारत नई करेंसी नहीं बना रहा, भारत ऐसा पेमेंट नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहा है जिसमें अलग अलग देशों की अपनी करेंसी बनी रहे, लेकिन उनके बीच पेमेंट के लिए हर बार डॉलर पर निर्भर रहने की जरूरत ना पड़े। अब देखना यह होगा कि ब्रिक्स के बाकी देश इस प्रपोजल पर कितना आगे बढ़ते हैं। अगर ये सिस्टम जमीन पर लागू होता है तो इंटरनेशनल पेमेंट के तरीके में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस तरह की वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।